हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उसे हम बताएंगे। तो प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं रहीं, उसमें यही लिखना है। तो लिखेंगे, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहला हम हेडिंग लिखेंगे, वीर रस की प्रधानता, यानी आदिकाल में वीर रस की प्रधानता रही। इसमें लिखना है आपको, इस कालखंड के कवि अपने राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। उन्होंने अपने राजाओं को वीर पराक्रमी बताया। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो आदि ग्रंथों में राजाओं के वीरता का वर्णन ही अत्यधिक है। यानी कि ये सभी जो भी ग्रंथ आपको बताए गए हैं, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो इत्यादि, इन सभी ग्रंथों में राजाओं की वीरता को दर्शाया गया है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। अगर आप इस तरह से वीर रस की प्रधानता हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं, और उसके बाद किसी ग्रंथ या किताब से जो भी ये कही गई बातें हैं विद्वानों की, वो अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही बेटर आपको नंबर दिया जाए। फिर हम देखते हैं दूसरे हेडिंग में हम क्या लिखेंगे। श्रृंगार रस की व्यंजना, यानी श्रृंगार रस के बारे में बताया गया था। इस काल में राजा किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मोहित हो जाते थे। अधिकतर युद्धों का यही कारण रहता था, यानी कि युद्ध इसी वजह से होते थे। अधिकतर यानी ज़्यादा मात्रा में इस काल के राजा स्वयं श्रृंगारी होते थे। एक एक राजा के पास अनेक पत्नियां होती थीं, जिसके पास जितनी पत्नियां होती उसे उतना अधिक बलशाली माना जाता था। तो इसमें हम लिख सकते हैं, श्वेत वस्त्र सो है शरीर, न स्वाति बूंद जस, भमर भमही भुल्लरही, स्वभाव मकरंद बास बस। अब देखेंगे हम तीसरा क्या लिखेंगे, ऐतिहासिकता की कमी। इसमें ऐतिहासिकता की कमी पाई गई आदिकाल में। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, परंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। आदिकाल में दी गई तिथियां इतिहास से मिलती ही नहीं है। इसका कारण अपने राजाओं की झूठी प्रशंसा करना, यानी कि जो इतिहास में दिया गया है, जो डेट दिया गया है इतिहास में, उससे और इसमें ये दोनों जो डेट है, तारीख, वो तिथियां मेल नहीं खाती हैं। इसीलिए इसमें ऐतिहासिकता की कमी पाई गई है। चौथा देखेंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी जो लोग इन्हें आश्रय देते थे उन्हीं की ये प्रशंसा करते थे। इस कालखंड के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे। जो भी कवि थे वो राजा लोग के आश्रय में रहते थे। वो या तो राजा का मंत्री, मित्र, दरबारी कवि रहता था, जो उनके शौर्य की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करते थे। यह उनकी प्रमुख विशेषता थी। ये कवि आश्रय में रहते हुए स्वर्ण मुद्राएं लेते थे, जबकि साहित्यकार की यह विशेषता नहीं होती। यानी कि जो साहित्यकार है उसकी यह विशेषता नहीं होती है कि वो जो भी केवल वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही कहें, वो भी बढ़ा चढ़ाकर ही कहें। ये साहित्यकार की विशेषता नहीं होती है, वो भी केवल मुद्रा के लिए। तो इस कालखंड में यही हुआ था कि जो भी कवि थे या साहित्यकार थे, ये लोग राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनसे अत्यधिक मुद्राएं लेकर के उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहते थे। उन्हें लालच होता था कि हम ज़्यादा उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे तो हमें वो अत्यधिक मुद्राएं देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे। पांचवा लिखेंगे, राष्ट्रीयता की कमी, यानी अपने राष्ट्र के प्रति इनके मन में उतनी प्रेम भावना नहीं थी, वो कमी थी इनके अंदर। उस समय राज्य को ही राष्ट्र मान लिया जाता था। दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था, चाहे आक्रमण हो या फिर प्राकृतिक आपदा। राष्ट्र नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सभी आपस में लड़ते रहते थे। सभी केवल अपना ही स्वार्थ चाहते थे, यानी कि सब आपस में बस लड़ते रहते थे। छठे नंबर पर हम लिखेंगे, रासो शब्द के प्रयोग का बाहुल्य, यानी इसमें रासो शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। इस युग की रचनाओं में अधिकांश के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। रासो का मतलब होता है काव्य का पर्यायवाची। रासो का मतलब ही है काव्य का पर्यायवाची
होता है। जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो ने इसे चंद बरदाई ने लिखा है, दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा है, नरपति नाल ने बिसल देव रासो लिखा है, जगनिक ने परमाल रासो, नल सिंह ने विजयपाल रासो, सारंगधर ने हमीर रासो। ये सभी के साथ अधिकतर रासो शब्द देखा गया है। 7वें नंबर पर हम लिखेंगे काव्य के विविध स्वरूप। आदिकाल में काव्य के प्रमुख 2 रूप प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक अर्थात छोटी रचना जो मुक्त कंठ या मुक्त रूप से होती है, तथा प्रबंध काव्य जो बड़ी रचना होती है, कहानी होती है, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो प्रबंध काव्य हैं। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, विद्यापति की पदावली आदि मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। 8वां लिखेंगे जन जीवन से कटा हुआ। इस कालखंड के कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही रहते थे। उन्हें आम जनता का हाल पूछने का समय ही नहीं रहता था। काव्य तो आम जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जबकि ऐसा इसमें नहीं था। 9वें नंबर पर हम लिखेंगे विविध छंदों का प्रयोग। छंदों का वैविध्य आदिकाल में दिखाई पड़ता है। इस काल में दोहा, तोटक, तीमर, रोला पद्धतियाँ आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। छंदों का प्रयोग इस काल में बहुत अधिक हुआ है। सुरठियों दूहो भलो भली मरवंट की बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। 10वें नंबर पर हम लिखेंगे, अगर आपको ये कठिन लगता है ज़्यादा तो सब में ना लिखिए, किसी किसी में ही लिखिए, लेकिन लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। 10वें नंबर पर लिखेंगे चरित काव्य लिखने की परंपरा। इस युग के सभी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं, राजाओं की बहुत प्रशंसा की और उनके चरित्र काव्य लिखे। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें उन्होंने अपने राजा के प्रति बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। 11वें नंबर पर हम लिख देते हैं बौद्धो, नाथो, सिद्धो एवं जैन मुनियों का रहस्य मूलक रचनाएं। इसमें लिखेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का अनुपालन करने वाले कवि बिहार, आसाम अर्थात भारत के पूर्वांचल के क्षेत्र में रहते थे। सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा कही गई है। सिद्धों की 84 है। ये नारी तथा मांस मदिरा में लिप्त रहते थे। राहुल सांकृत्यायन ने शरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। इसके बाद लिखते हैं ख नंबर पर नाथ साहित्य। इसके प्रमुख कवि गोरखनाथ हैं। नाथों की संख्या 9 है। ये नारी विमुक्त होकर हठ योग की बात करते थे, अर्थात ये योग यानी कठिन में विश्वास रखते थे। ग नंबर पे है जैन साहित्य। इसके प्रथम कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने परमचर्यु ग्रंथ रचा है। जैसे कवियों ने रहस्यवादी काव्य भी रचे थे। 12वें नंबर पर हम देखेंगे डिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा इस युग की प्रमुख भाषा थी, जो आदिकाल के कवियों ने अपनाया। इस लोक भाषा को राजस्थान में पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। इसमें हम लिखेंगे सक्कर बाड़ी बहुजन भावई, पाऊँ रस की मम ना पावई, देसिल बैना सब जन मिठा, तह तैसन जपऊ अवहट्ठा। 13वें नंबर पर लिखेंगे लौकिक रस की रचनाएं। आदिकाल में लौकिक विषय में भी साहित्य रचा गया। यह एक स्वतंत्र काव्यधारा थी, जिसके अंतर्गत ढोला मारूरा दोहा, जो एक लोक भाषा काव्य है और इसे राजस्थान में पर्याप्त प्रसिद्धि मिली थी। खुसरो की पहेलियां इसी के अंतर्गत हैं। अमीर खुसरो का मुख्य लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पहेली है। इस पहेली का उत्तर होगा आकाश। 14वें नंबर पर हम लिखेंगे कथानक रूढ़ियों का उपयोग। आदिकाल के वीर रस से संबंध रचनाओं की यह प्रवृत्ति की उन्होंने अपने काव्य में ऐसे क्रियाकलापों को परंपराओं से चली आ रही थी, उन्होंने प्रस्तुत किया। वास्तविक चीज़ें कुछ और होती थी, प्रस्तुत कुछ और होता था।
जैसे रणबीर चौकड़ी कर भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। 15वें नंबर पर हम लिखेंगे युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन या चित्रण हुआ है। इस काल के सभी रचनाओं में राजाओं द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। कवियों की भूमिका कभी कभी कवि के साथ योद्धा की भी होती थी। जैसे पैदल के संग पैदल भिड़ गए और अश्वारन से अश्वार, हौदा के संग हौदा मिल गए, हाथिन अड़ो दांत से दांत। ये जगनीक द्वारा लिखी गई है। सब हिंदी विषय से और कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।